स्वागत है। आज हमारे पास रसायन विज्ञान के कुछ नोट्स हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों पर हैं। जी हाँ। और ये सिर्फ स्कूल की बातें नहीं है, ये उस भाषा का व्याकरण है जिससे कायनात में होने वाला हर बदलाव लिखा जाता है। बिल्कुल। तारों के जलने से लेकर हमारे शरीर में ऊर्जा बनने तक। और हमारा मिशन भी आज यही है, इसी भाषा को समझना। हम इन नोट्स की मदद से देखेंगे कि ये बदलाव मतलब रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। और वैज्ञानिक इन्हें एक सार्वभौमिक कोड यानी समीकरणों में कैसे लिखते हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ क्या पर नहीं बल्कि क्यों पर भी गौर करेंगे। हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि ये कोड हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे नियंत्रित करता है, जैसे लोहे पर जंग क्यों लगता है या चिप्स का पैकेट ताज़ा कैसे रहता है। तो चलिए इस रासायनिक भाषा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे पहले अब बुनियादी बात पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन है क्या। नोट्स में लिखा है कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें एक या ज्यादा पदार्थ मिलकर पूरी तरह से नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। ये तो किसी रेसिपी की तरह है ना। हाँ। जहां आप आटा, चीनी, अंडे लेते हैं और आपको केक मिलता है जो इन सब से बिल्कुल अलग है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और बिल्कुल केक की तरह आप वापस जाकर अंडे और आटे को अलग नहीं कर सकते। सही। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो गैसें मिलती हैं तो पानी बनता है जो एक द्रव है। गुण पूरी तरह से बदल जाते हैं। यही तो रसायन का जादू है। और ये जादू हमारे चारों तरफ हो रहा है। नोट्स में उदाहरण है, लोहे में जंग लगना, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, यहाँ तक कि हमारा सांस लेना भी। हाँ, पर सवाल ये है, हमें पता कैसे चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, मतलब पर्दे के पीछे कुछ हुआ है, इसके संकेत क्या हैं? हाँ, तो हम केमिकल जासूस कैसे बने? देखिए, नोट्स हमें 4 मुख्य सुराग देते हैं। अच्छा। पहला, पदार्थ की अवस्था बदल सकती है, जैसे दो गैसें मिलकर द्रव बना दें। दूसरा, रंग में बदलाव आ सकता है। हाँ। तीसरा, गैस के बुलबुले निकल सकते हैं। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, तापमान में बदलाव। या तो बर्तन गर्म हो जाएगा या एकदम ठंडा पड़ जाएगा। तो ये संकेत हैं कि परमाणुओं के स्तर पर एक बड़ी उथल-पुथल हुई है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई अभिक्रिया हुई है तो उसे कागज पर कैसे दिखाएंगे? यहीं पर रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन की बात आती है। हाँ, ये उस पूरी प्रक्रिया को लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है। सही कहा। और इसके 2 स्तर हैं। पहला है शब्द समीकरण, ये बहुत सीधा है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कहानी को सरल शब्दों में बताता है, लेकिन ये सिर्फ बताता है कि कौन शामिल था। और दूसरा स्तर है सांकेतिक समीकरण, जो ज्यादा प्रोफेशनल है। जी। उसी अभिक्रिया को हम लिखते हैं 2Mg + O2 2MgO। यहाँ हम तत्वों के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं और ये हमें सिर्फ कौन नहीं बल्कि कितने भी बताता है। यहीं से असली जानकारी मिलनी शुरू होती है। और हर समीकरण के 2 मुख्य किरदार होते हैं ना। तीर के बाईं ओर वाले, हाँ, वो हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स। अच्छा, रिएक्टेंट्स, यानी वो जिन्होंने अभिक्रिया शुरू की। हमारी कुकिंग वाली एनालॉजी में ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हुए। बिल्कुल। और तीर के दाईं ओर है उत्पाद, प्रोडक्ट, यानी अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बना, हमारा केक। सही। तो अभिकारक क्रिया करते हैं और उत्पाद बनाते हैं। आसान है। चलिए अब इस रासायनिक भाषा को लिखने के कुछ व्याकरण के नियमों को देखते हैं। नोट्स में कुछ दिलचस्प बातें हैं। अभिकारक बाईं तरफ, उत्पाद दाईं तरफ और बीच में एक तीर जो बताता है कि कहानी किस दिशा में जा रही है। और अगर एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद है तो उनके बीच बस एक प्लस का निशान लगा देते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ एक और परत है जो बहुत काम की है, पदार्थों की भौतिक अवस्था बताना। हाँ, ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। तो प्रतीकों के आगे S ठोस के लिए, L द्रव के लिए, G गैस के लिए और AQ जलीय विलयन के लिए लगाना। ये तो जैसे रासायनिक शब्दों में और जानकारी जोड़ने जैसा है ना? बिल्कुल। ये एक केमिस्ट के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ZnS + H2SO4AQ goes to ZnSO4AQ + H2G। अच्छा। ये समीकरण हमें पूरी कहानी बताता है। ठोस जिंक को एसिड के घोल में डाला गया, जिससे एक और घोल बना और हाइड्रोजन गैस निकली। सही बात है। बिना इन प्रतीकों के तो आधी कहानी गायब ही हो जाती। नोट्स में कुछ और भी प्रतीक हैं। अगर कोई गैस निकल रही हो तो ऊपर की तरफ तीर, और अगर कोई ठोस अवेक्षेप
मतलब कोई अघुलनशील चीज बन रही हो तो नीचे की ओर तीर। ये तो विजुअल क्यूज की तरह है। और सबसे दिलचस्प है दोहरा तीर। हाँ, ये बताता है कि अभिक्रिया एक टू वे स्ट्रीट है, यानी अभिकारक मिलकर उत्पाद बना रहे हैं और साथ ही साथ उत्पाद टूटकर वापस अभिकारक भी बना रहे हैं। इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जी। जैसे अमोनिया बनने की प्रक्रिया। N2+3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। ये दिलचस्प है। मतलब ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। पर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ अभिक्रियाएं आगे पीछे दोनों तरफ चलती हैं और कुछ सिर्फ एक ही दिशा में? देखिए, ये ऊर्जा और स्थिरता का खेल है। कभी कभी उत्पाद इतने ज्यादा स्थिर नहीं होते कि वो वैसे ही बने रहें, और अगर स्थितियां सही हों तो वो वापस टूटने लगते हैं। अच्छा। ये एक संतुलन बनाने की कोशिश है, जैसे एक रस्साकशी का खेल जिसमें दोनों टीमें बराबर ताकतवर हों। वाओ, तो एक छोटा सा समीकरण हमें कितनी जानकारी दे सकता है। बहुत ज्यादा। नोट्स के मुताबिक ये हमें अभिकारकों और उत्पादों के नाम और सूत्र तो बताता ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। एक संतुलित समीकरण एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है। ये हमें बताता है कि हर पदार्थ के कितने अणु या मोल हिस्सा ले रहे हैं, और इससे हम उनके द्रव्यमान और आयतन की भी सटीक गणना कर सकते हैं। बिल्कुल। नोट्स में अमोनिया N2+3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3 का उदाहरण बहुत अच्छे से ये समझाता है। हाँ, ये कह रहा है कि एक नाइट्रोजन का अणु लो, 3 हाइड्रोजन के अणु लो और तुम्हें अमोनिया के 2 अणु मिलेंगे। एकदम सटीक निर्देश। और अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो इसका मतलब है 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, जिससे 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। मतलब पूरी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इसी गणित पर चलती है। सही कहा, ये सब उस एक लाइन में छिपा है। तो इसके फायदे तो साफ है। ये संक्षिप्त है, पूरी दुनिया में एक ही भाषा है और गणना के लिए बेहतरीन है। लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं भी हैं? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। ये रेसिपी ये तो बताती है कि क्या बनेगा, लेकिन ये नहीं बताती कि केक बनने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, अभिक्रिया की गति क्या होगी? बिल्कुल। ये भी नहीं बताती कि क्या अभिक्रिया सच में शुरू होगी भी या नहीं, और क्या वो पूरी होगी या आधी अधूरी रह जाएगी। तो ये बस एक आदर्श स्थिति का स्नैपशॉट है। एग्जैक्टली। तो समीकरण एक तरह का ब्लैक बॉक्स है। ये बताता है कि अंदर क्या गया और बाहर क्या निकला। अब ये समझने के लिए कि उस बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है, हमें अभिक्रियाओं के प्रकारों को देखना होगा। बिल्कुल। चलिए अब इन अभिक्रियाओं के किरदारों से मिलते हैं। नोट्स में 8 मुख्य प्रकार दिए हैं। 8, ठीक है। इन्हें हम कुछ ग्रुप्स में देख सकते हैं। पहले 2 संयोजन यानी कॉम्बिनेशन और वियोजन डीकॉम्पोजिशन असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जुड़ना और टूटना। सही। संयोजन, जैसा नाम से ही लग रहा है, A+B AB, 2 चीजें मिलकर एक हो गई। जी। जैसे कोयला और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सरल है। और वियोजन इसका ठीक उल्टा है। AB टूटकर A+B हो जाता है। एक बड़ी चीज टूटकर छोटी चीजों में बिखर जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी चीज को तोड़ने के लिए ऊर्जा लगती है, और नोट्स बताते हैं कि ये ऊर्जा 3 तरीकों से दी जा सकती है। वाह, यानी एक ही काम करने के 3 अलग-अलग औजार। हाँ, पहला है ऊष्मा यानी गर्मी से तोड़ना, ऊष्मीय वियोजन। ठीक है। दूसरा है बिजली से तोड़ना, विद्युत वियोजन, जैसे पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और तीसरा है रोशनी से तोड़ना, प्रकाशीय वियोजन, जैसे सिल्वर क्लोराइड धूप में रखने पर काला पड़ जाता है। अच्छा, सही। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पर, जिसे हम कह सकते हैं प्रतिस्पर्धा और अदला बदली। ठीक है। इसमें आती हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और द्विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रिया में एक ज्यादा ताकतवर तत्व एक कमजोर तत्व को उसकी जगह से हटा देता है। जैसे Fe+SO4 = FeSO4+Cu। यहाँ लोहा तांबे से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो उसने तांबे को धक्का देकर बाहर कर दिया। और ये ताकत या अभिक्रियाशीलता कोई रैंडम चीज नहीं है। अच्छा। ये असल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नाम की एक चीज पर आधारित है, जो कि तत्वों की एक लीग टेबल की तरह है कि कौन कितनी उत्सुकता से अपने इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो लोहा उस लिस्ट में तांबे से ऊपर है। बिल्कुल, इसीलिए वो उसे आसानी से हटा सकता है। और द्विविस्थापन में तो पूरी अदला बदली हो जाती है। AB+CD, AD+CB। हाँ, दोनों यौगिक अपने साथियों को बदल लेते हैं। जैसे NaCl और AgNO3 मिलकर AgCl और NaNO3 बना लेते हैं। सही। इसी में एक और प्रकार छिपा है, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन,
जब इस अदला बदली में कोई अघुलनशील ठोस यानी अवशेप बन जाए। एग्जैक्टली। अब आते हैं सबसे जरूरी ग्रुप पर जो ऊर्जा के लेन देन से जुड़ा है। ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक और ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊर्जा बाहर निकलती है? हाँ, जैसे किसी भी चीज का जलना। ये वो अभिक्रियाएं हैं जहां नए बनने वाले बॉन्ड्स ज्यादा स्थिर होते हैं और इस स्थिरता को पाने की खुशी में वो अतिरिक्त ऊर्जा को गर्मी के रूप में बाहर फेंक देते हैं। तो श्वसन जिसे हमें ऊर्जा मिलती है वो भी ऊष्माक्षेपी हुई। बिल्कुल। और ऊष्माशोषी इसका उल्टा है, जिसमें ऊर्जा सोख ली जाती है और माहौल ठंडा हो जाता है। जी, और प्रकाश संश्लेषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पौधे सूरज की ऊर्जा को सोखकर अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। और अब 8वीं और सबसे महत्वपूर्ण प्रकार, उपचयन एवं अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे मिलाकर रेडॉक्स कहते हैं। हाँ। लगभग हर महत्वपूर्ण अभिक्रिया, चाहे वो बैटरी में हो, जंग लगना हो या पाचन हो, वो रेडॉक्स ही है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़कर CO2 बना तो कार्बन का उपचयन हो गया। और अपचयन इसका उल्टा है, ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। अच्छा। जैसे CO प्लस H2O रो Cu प्लस H2O में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो उसका अपचयन हो गया। और रेडॉक्स का मतलब है कि ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। बिल्कुल, एक का फायदा दूसरे का नुकसान। ऊपर वाले उदाहरण में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ तो हाइड्रोजन का उपचयन होकर पानी बन गया। एक ने ऑक्सीजन खोया तो दूसरे ने पाया। यहीं पर दो शब्द आते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक। हाँ, ये हमेशा करते हैं। इसे ऐसे सोचें, ऑक्सीकारक वो दादागिरी करने वाला पदार्थ है जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीजन छीन लेता है, जिससे दूसरे का उपचयन हो जाता है। ठीक है। लेकिन इस प्रक्रिया में वो खुद अपचयित हो जाता है, एक तरह का केमिकल कर्मा। एक सेकंड, ये थोड़ा उल्टा लग रहा है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है? ये तो कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये थोड़ा टेढ़ा है पर लॉजिकल है। वो एजेंट है जो दूसरे पे काम करता है। अच्छा। तो CuO ऑक्सीकारक एजेंट है क्योंकि वो हाइड्रोजन का उपचयन कर रहा है, और H2 अपचायक एजेंट है क्योंकि वो CuO का अपचयन कर रहा है। समझ गया, ये हमेशा एक दूसरे के लिए काम करते हैं। अच्छा, तो ये उपचयन हमारे आसपास क्या गुल खिला रहा है? नोट्स में 2 बड़े प्रभावों का जिक्र है। हाँ, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण या कोरोजन, नष्ट हो जाता है। ये धातु का अपनी प्राकृतिक स्थिर अवस्था में लौटने का तरीका है। सही कहा। और इससे बचने के लिए हम पेंट करते हैं या जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। मतलब हम लोहे और ऑक्सीजन के बीच एक दीवार खड़ी कर देते हैं। सही। और दूसरा प्रभाव है विकृत गंधिता, यानी खाने की चीजों का खराब होना। जब चिप्स या बिस्किट में मौजूद तेल और वसा का हवा की ऑक्सीजन से उपचयन होता है तो उनका स्वाद और गंध बदल जाती है। अच्छा, तो चिप्स के पैकेट में जो हवा भरी होती है वो सिर्फ उसे टूटने से बचाने के लिए नहीं होती? बिल्कुल नहीं, वो हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन? हाँ, नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। वो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती, तो ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन भरने से चिप्स का उपचयन रुक जाता है और वो ताजे बने रहते हैं। वाह, ये तो एक बहुत चालाक केमिकल ट्रिक है ना? ये तो शानदार है। नोट्स में दहन का भी जिक्र है, यानी किसी चीज का जलना। ये भी तो एक तरह का उपचयन ही हुआ है ना, बस बहुत तेज। बिल्कुल सही पकड़ा। दहन, कंबस्शन, एक बहुत तेज ऊष्माक्षेपी उपचयन अभिक्रिया है। और इसके लिए 3 चीजें चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और ज्वलन ताप, इग्निशन टेम्परेचर, वो न्यूनतम तापमान जिस पर आग पकड़ सके। ठीक है। और LPG गैस का उदाहरण भी दिया गया है, जिसका मुख्य घटक ब्यूटेन है। एक मजेदार बात ये लिखी है कि LPG में अपनी कोई गंध नहीं होती, इसलिए उसमें एथिल मरकैप्टन नाम का एक पदार्थ मिलाया जाता है ताकि लीक होने पर पता चल जाए। हाँ, ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। सही बात है। अब हम इस बातचीत के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, समीकरण को संतुलित करना। हाँ, ये वो हिस्सा है जहां अक्सर लोग अटक जाते हैं। एक असंतुलित समीकरण जैसे H2 + O2 गिव्स H2O। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कहीं गायब हो गया, जो कि नामुमकिन है। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये रसायन विज्ञान के सबसे पवित्र सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
कि आप पदार्थ को बना या मिटा नहीं सकते। बिल्कुल, सिर्फ उसका रूप बदल सकते हैं। जितना द्रव्यमान अभिक्रिया से पहले था उतना ही बाद में भी रहेगा। तो समीकरण को संतुलित करना असल में बस हिसाब किताब बराबर करना है ताकि कोई भी परमाणु गायब ना हो जाए। हाँ, ये तो यूनिवर्स का काउंटिंग करने जैसा है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। और इसका तरीका है अनुमान विधि। हिट एंड ट्रायल। हाँ, हिट एंड ट्रायल। हम समीकरण के दोनों तरफ परमाणुओं की गिनती करते हैं और फिर पूर्णांक गुणांक लगाकर उन्हें बराबर करने की कोशिश करते हैं जब तक कि हिसाब बराबर ना हो जाए। जैसे Fe प्लस H2O प्रोड्यूसिंग Fe3O4 प्लस H2 को संतुलित करने पर हमें मिलता है 3Fe प्लस 4H2O प्रोड्यूसिंग Fe3O4 प्लस 4H2। हाँ, अब दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। हिसाब बराबर। और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो ये एक पहेली सुलझाने जैसा लगता है। सही। हर संतुलित समीकरण इस बात की पुष्टि है कि ब्रह्मांड के नियम काम कर रहे हैं। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं की इस गुप्त भाषा को समझने की कोशिश की। जी हाँ। हमने देखा कि एक सरल समीकरण में कितनी गहरी जानकारी छिपी होती है, अभिक्रियाएं कितनी अलग अलग तरीकों से होती हैं और ये सब हमारे रोज के जीवन से कैसे जुड़ा है। हाँ, हमने देखा कि कैसे संयोजन और वियोजन जीवन और मृत्यु की तरह है, विस्थापन प्रतिस्पर्धा की कहानी है और रेडॉक्स लेन देन का एक जटिल नृत्य है। ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है, ये हमारे आसपास की दुनिया की कहानी है। बिल्कुल। अब अंत में सोचने के लिए एक विचार। हमने बात की कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम रसायन विज्ञान का एक मूलभूत आधार है कि पदार्थ को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो विचार ये है, ये नियम हमारी दुनिया में केमिकल लैब्स में तो पूरी तरह लागू होता है, लेकिन क्या ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह या ऐसी कोई प्रक्रिया हो सकती है, जैसे किसी ब्लैक होल के केंद्र में या बिग बैंग के शुरुआती क्षणों में? बिल्कुल, जहां ये नियम टूट जाता हो। और अगर ऐसा संभव है तो पदार्थ, ऊर्जा और खुद वास्तविकता के बारे में हमारी समझ के लिए इसकी क्या मायने होंगे?